हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है वीकली करंट अफेयर सेशन में, जहां हम कवर करने वाले हैं 22 टू 27 ऑफ जुलाई का करंट अफेयर। करंट अफेयर आप सभी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जर्नी का सबसे अहम हिस्सा है, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप इसे प्रॉपर अटेंशन दें, प्रॉपर टाइम दें, इसका काफ़ी बाकायदे से रिविज़न करते रहें। सेशन को स्टार्ट करने के पहले अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ डू हिट अ लाइक बटन इफ़ यू लाइक इट एज वेल। सो लेट्स बिगिन अवर सेशन। So friends, today's first news is related to UN Water Convention. UN Water Convention को Convention on Protection and Use of Transboundary Water Courses and International Lakes के तौर पे भी जाना जाता है, जिसे 1992 में अडॉप्ट किया गया था, बट वो फोर्स में आया था 1996 में। आप जब भी कोई कन्वेंशन पढ़ते हैं तो ध्यान में रखें कि आपको देखना है कि वो कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है या नहीं है। सो यूएन वाटर कन्वेंशन एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रमोट करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ शेड वाटर रिसोर्सेज। सो डू रिमेंबर, इस यूएन वाटर कन्वेंशन का जो मेन टॉपिक है शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज, उसका ध्यान उसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रमोट करना है। आपने काफ़ी सारी वाटर के रिलेटेड ट्रीटीज़ देखे होंगे, वाटर के रिलेटेड कन्वेंशन देखे होंगे, कोई ओशन वाटर को कवर कर रहा है, हाई सी ट्रीटी जो भी है। यहाँ पे शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज को कवर किया जा रहा है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट, हमने ना एनवायरनमेंट की इतना ख़राब कर दिया है कि आगे आने वाले बहुत सालों तक एनवायरनमेंट पे बहुत ज़ोर दिया जाएगा, एंड उसका सबसे बढ़िया तरीका है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, जहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सस्टेनेबली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आगे की स्टैंडर्ड में इवन स्कूल सिलेबस में भी अब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐड कर दिया गया है, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफ़ाइन किया जाता है that we try to meet the demand of present generation without affecting the demand of future generation. फाइन, तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, एंड ज़रूरी हो जाता है कि आप SDG 2015 में जो दिए गए थे 2030 तक तो जो अचीव करने हैं 1 to 17 SDGs हैं, यहाँ पे आपका टास्क हो जाता है कि आप जाएं और 1 to 17 जो SDG हैं वो एक एक बढ़िया से तैयार करें, बिकॉज वन डे एग्जामिनेशन कहीं पे भी आपको आ जाएगा, सो दिन बन जाएगा आपका। ओके, मूविंग अहेड, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रमोट करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज। इट सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट एंड फोस्टर पीस एंड रीजनल इंटीग्रेशन। ये सारे इसके एम हैं, ये जो काम करने वाला है वो बताया गया है। ऑफ कोर्स, अगर इसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज पे ध्यान देना है तो पीस और रीजनल इंटीग्रेशन तो फॉस्टर करना ही पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट जो कंट्रीज़ के बीच में हो रही हैं उसे प्रिवेंट करने की कोशिश तो करनी ही होगी। द नेक्स्ट important पॉइंट अबाउट दिस कन्वेंशन इज़ इट वॉज नेगोशिएटेड एज अ रीजनल फ्रेमवर्क, यानी ये पहले से ही मल्टी डायमेंशनल नहीं, रीजनल फ्रेमवर्क था जिसको पान यूरोपियन रीजन के लिए बनाया गया था। बट 2016 में अमेंडमेंट किया जाता है, जिसके बाद सभी UN मेंबर स्टेट्स एलिजिबल हो जाते हैं इसको एक्सीड करने के लिए। नाउ वंस यू साइन दिस convention, what are requirements for parties to follow? First, parties to convention are required to prevent, control and reduce transboundary impact, use transboundary water in a reasonable and equitable way, and ensure their sustainable management. I hope you all are understanding what they are trying to say by transboundary water. जो एक रिवर है जो एक से दो कंट्री में फ्लो कर रही हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, ट्रांसबाउंड्री रिवर्स, ट्रांसबाउंड्री वाटर की कैटेगरी में आ जाती हैं। काली रिवर इंडिया नेपाल के बीच में जो हमारे काफ़ी सारे आप पंजाब से फ्लो करके रिवर्स जाती हैं, रवि, बीस, सतलज, झेलम, चेनाब, हम पाकिस्तान के साथ वहाँ पे पाकिस्तान जाती है तो वो ट्रांसबाउंड्री वाटर वहाँ पे हो जाएगी। तो ऐसे वाटर रिसोर्सेज जो दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं उन्हें ट्रांसबाउंड्री वाटर कहा जाता है। सो पहली तो रिक्वायरमेंट ये हो जाती है कि आपको प्रिवेंट करना होगा, कंट्रोल करना होगा और रिड्यूस करना होगा ट्रांसबाउंड्री इम्पैक्ट को। सेकेंडली,
पार्टीज दैट बॉर्डर द सेम ट्रांसबाउंड्री वाटर मस्ट कोऑपरेट बाय एंटरिंग इनटू स्पेसिफिक एग्रीमेंट, यानी आपको स्पेसिफिक एग्रीमेंट अपने बीच में साइन करने होंगे एंड जॉइंट बॉडीज इस्टेब्लिश करनी होगी, ताकि अगर आपके बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है उसे प्रिवेंट करने की कोशिश की जा सके, उसका सॉल्यूशन लाया जा सके, और जो भी वाटर रिसोर्सेज है उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट किस तरीके से करना है उस पर साझा आप लोग मिल करके कोऑपरेटिवली डिसीजन ले सकें। The convention does not replace bilateral and multilateral agreement for specific basin or aquifers, and instead it fosters their establishment, implementation and further development। तो ध्यान में रखना, ये कन्वेंशन साइन करने के बाद अगर आपने कोई बायलैटरल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट कर रखा हुआ है तो उसको ये कन्वेंशन रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि ये कन्वेंशन तो खुद उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है ताकि ट्रांस बाउंड्रीज जो इम्पैक्ट है उसे रिड्यूस किया जा सके और ट्रांस बाउंड्री वाटर्स का सस्टेनेबली मैनेजमेंट किया जा सके। उसके लिए ही तो आप ये सारे एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, मैं करंट अफेयर कवर कर रही हूँ, उसमें कहीं पे भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ डू कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर वहाँ नहीं हो पाया, मुझे लगता है डिटेल में मुझे समझाना है, तो मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो पे ज़रूर कवर करूँगी। तो क्वेश्चन पूछने से कतराइएगा मत। ऑल दो आई ट्राई कि इस एक वीडियो में जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो क्लियर किए जा सके, वरना फिर क्या मज़ा आएगा आपको ये वीडियो देखो फिर उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोई और वीडियो सर्च करनी पड़ जाए, राइट। इन सेकेंड वी हैव द वॉइस बॉक्स प्रोग्राम। द वॉइस बॉक्स प्रोग्राम, द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेटफ्लिक्स, they both have collaborated to launch an upskilling program for वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और उसी प्रोग्राम को नाम दिया गया है वॉइस बॉक्स प्रोग्राम। तो यहाँ पे दो कंपनीज जो आप नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेटफ्लिक्स इंडिया, सॉरी आई हैव सेड कंपनी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है एंड नेटफ्लिक्स इंडिया है, जो साथ मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि वो अपस्किल कर सकें वॉइस ओवर प्रोग्राम को। वॉइस बॉक्स प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी। वर्कशॉप कंडक्ट किए जाएंगे 7 मेजर सिटीज़ में, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई एंड कोची। ये होता है फ़ायदा आप करंट अफेयर फॉलो करने का। आप सिर्फ देखो जीके के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, मतलब अपनी जनरल लाइफ में भी अपडेटेड रहने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं अपस्किल करने के लिए। कई बार आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में पता चलता है जो गवर्नमेंट चला रही है, तो सिर्फ इट्स नॉट लिमिटेड अप टिल कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, जनरल लाइफ में भी अपडेटेड रहने के लिए भी ये सारी काफ़ी मदद करती है सारी न्यूज़। Each batch will accommodate up to 30 candidates with a total of 210 participants selected through preliminary screening. At least 50% of participants will be women. तो यहाँ पे भी women को बढ़ावा दिया जा रहा है। Top 7 participants from each batch will have opportunity to contribute to Netflix special project आज़ादी की अमृत कहानियाँ। अब ये जो वनडे क्वेश्चन होते हैं, वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, उनके अंदर पूछ लिया जाता है कि इस तरीके का इनिशिएटिव किसने चलाया, तो आज़ादी की अमृत कहानियाँ चलाया जा रहा है नेटफ्लिक्स के द्वारा। इसके अंदर क्या किया जाएगा, दे विल लेंड देयर वॉइसेस टू नरेट स्टोरीज रिफ्लेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ग्रेड यार बहुत अच्छा है। अगर आपके भी ध्यान में कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट है तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर बताएं ऐसा कुछ प्रोग्राम है, ताकि वो खुद को एनरोल कर सकें। So next we are going to talk about Raj waves. Raj waves are exceptionally large and unexpected ocean waves that are significantly taller than average waves surrounding them. यानी कि ये काफ़ी लार्ज अनएक्सपेक्टेड ओशन वेव्स हैं जिनका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है बहुत पहले, एंड ये अपने आसपास जितनी भी वेव्स चल रही हैं उनसे काफ़ी टॉलर होते हैं। फीचर्स देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। रॉज वेव्स आर और ऑफन एटलीस्ट ट्वाइस द हाइट ट्वाइस है ऑफ टिपिकल वेव्स इन देयर विसिनिटी। सेकेंडली दिस वेव्स कैन फॉर्म सडनली एंड विदाउट वार्निंग, एंड इसीलिए इनका प्रोडिक्शन काफ़ी चैलेंजिंग है, मेकिंग दैम एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर शिप्स, कोस्टल स्ट्रक्चर एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म। बिकॉज अगर पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं किया गया है, कोई वार्निंग नहीं दी गई है, तो शिप्स, कोस्टल स्ट्रक्चर्स और
ऑफशोर प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए कुछ भी किया नहीं जा सकेगा इन एडवांस में। कॉजेस, ये किस वजह से बनते हैं? फर्स्टली, दे मे ऑकर व्हेन स्वेल्स which are long wavelength waves generated by distant weather system converge and combine to create a much larger wave. Secondly, it could also form when ocean current interact with waves. जब ओशन करंट वेव्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तब ये वेव्स फॉर्म हो रोज वेव्स फॉर्म हो जाएंगे। ओशन करंट काफ़ी डिटेल टॉपिक्स है। अगर आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर इसे कवर कीजिए अलग से, वरना आप सिर्फ इस फीचर्स को ध्यान में रख सकते हैं कि ओशन करंट और वेव्स जब मिलती हैं तो रोज वेव बनता है। अब हम जानेंगे काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला एक बॉडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस के बारे में। सो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस is a collaborative platform for policymaker, administrator and auditor linked with local government. इसका एम है that it enhance independence of local government auditor to ensure improved financial performance assessment, service delivery and data reporting. देखिए, जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं ना तो पढ़ाई सिर्फ हम करंट अफेयर करने बैठे हैं तो करंट अफेयर करेंगे, हिस्ट्री करने बैठे हैं तो हिस्ट्री करेंगे, पॉलिटी करने बैठे हैं तो पॉलिटी करेंगे, ऐसे नहीं होगी। आपने वर्ड सुना लोकल गवर्नमेंट तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन। लोकल गवर्नमेंट कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था? 73rd एंड 74th। कौन से शेड्यूल में कवर किया जाता है? 11th एंड 12th। सो शेड्यूल 11 में कवर किया जाता है पंचायती राज, जो कि लाया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। शेड्यूल 12 में कवर किया जाता है म्यूनसिपैलिटीज़, जो कि लाया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था 1992 में, और जो कि फोर्स में है 1993 से। अगर आप देखने जाएं तो ऐसा कौन सी पहली जगह है जहाँ पे जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इफ़ेक्ट में आ गए? तो राजस्थान के नागौर में 1959 से। राजस्थान से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो ये चीज़ ज़रूर से पता होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICAL underscores the importance of local government in achieving sustainable development goal. Again sustainable development goal आ गया है। It fosters grassroots engagement and nurtures citizen ownership and accountability. दो टास्क आपको यहाँ से मिल जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना और SDG के बारे में पढ़ना। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू लैब ग्रोन मीट। लैब ग्रोन मीट जो कि लास्ट ईयर के बजट से लेकर के अभी तक काफ़ी चर्चा में रहा है। लैब ग्रोन मीट, जिसे कल्टिवेटेड मीट के नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एनिमल सेल इन अ लैब रेदर बाय रेजिंग एंड स्लॉटरिंग एनिमल्स। सिंगापुर सिर्फ एक इकलौता ऐसा कंट्री है जहाँ पे लैब ग्रोन मीट अवेलेबल है परचेज के लिए। तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल से, दैट सिंगापुर इज़ दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर लैब ग्रोन मीट इज़ अवेलेबल फॉर परचेज। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट रिक्वायर लेस लैंड एंड वाटर, ऑब्वियसली यू हैव नॉट टू रेज एनिमल, so less water requirement, less land requirement, lower greenhouse gas emission, and it can also reduce the need for traditional livestock farming. चैलेंज क्या है? प्रोडक्टिविटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, और इसी की वजह से इसको स्केल अप करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में इसकी प्रोसीजर बताई गई है, जैसे कि एनिमल सेल्स सच एस मसल सेल आर कलेक्टेड फ्रॉम अ लाइव एनिमल. So do remember that animal cell are collected, it is being collected from live animal, but there is no slaughter of animal. Cells को लिया जाएगा and they are placed in a nutrient rich culture medium. They are grown in a bioreactors which are large vessels that provide a controlled environment for cell growth. They multiply and form a muscle tissue. And yeah, that is how you get a meat, lab grown meat. Next news is about next phase of Project Chitta in Gujarat. So some of the cheetah being brought from Africa for next phase of Project Cheetah might be sent to a new cheetah breeding and conservation center in Banni, Run of Kutch, Gujarat.
सो यहाँ से हम चीता के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। चीता को IUCN के अंदर वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। 1952 में इंडिया में एक्सटिंक्ट पाया जाता है। अभी हम जो ये इंडिया में हमारा चीता इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो लाया जा रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल एग्रीमेंट के तहत, जो कि इंडिया और अफ्रीका में के बीच में साइन हुआ है, और स्पेशली ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए जाएंगे। नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर 50 चीता लेकर के आने का टारगेट रखा गया है। सो इन्हें इंट्रोड्यूस किया जाना था कोलोपालपुर नेशनल पार्क के अंदर। अब ये देखा जा रहा है कि नेक्स्ट फेज़ में इसे बन्नी रन ऑफ कच्छ गुजरात में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कंपेयर्ड टू कोनो एंड गांधी सागर, बन्नी ऑफर्स मोर स्पेस, बट करेंटली अभी वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं है बिकॉज इट लैक्स सफिशिएंट प्रे टू सपोर्ट अ वायबल चीता पॉपुलेशन। So Bunny Conservation Center is a vast grassland in the south of Rann of Kutch, located in Gujarat. It has large amount of space, but यहाँ पे अभी भी आहार उतना पर्याप्त नहीं है कि हम चीता को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकें। Gujarat government is actively working to set up suitable enclosure in Bunny to facilitate cheetah breeding. Okay, the significant challenge is Bunny is in insufficient number of prey animals such as chinkara and black buck, which are essential for cheetah to survive. दो काफ़ी छोटे छोटे से न्यूज़ है। वात्सल्य स्कीम, दिस स्कीम इज़ अ पार्ट ऑफ अ नेशनल पेंशन स्कीम which aims to assist parents. So here Vatsalya scheme aims to assist parents and guardian in preparing for their children's future financial requirement. Tinzabrain, it is a drug जिसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट सीरियस ब्लड क्लॉट एंड रिड्यूस सेल डैमेज कॉज्ड बाय स्पिटिंग कोबरा वेनम। सो अगेन यहाँ पे एक ड्रग याद आ गया है जो आपको याद रखना होगा, क्योंकि पूछा जाता है कि कई बार दिस टर्म विच वॉज इन न्यूज़ करेंटली इज रिलेटेड टू व्हाट, सो यू शुड रिमेंबर दिस। गोइंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि जिसके ऊपर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड काम कर रहा है। It is investing approximately 290 crore in Upper Karnali hydroelectric power project. The Upper Karnali hydroelectric power project is a 900 megawatt run-off river. क्या है ये? एक रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि डेवलप किया जा रहा है करनाली रिवर पे नेपाल में। It will supply power to Nepal, India and Bangladesh for contracted period of 25 years. तो ध्यान में रखें कि ये पावर सप्लाई करने वाला है 3 कंट्रीज़ को, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश, 25 साल के लिए। अब ज़रूरी हो जाता है कि हम इस एडा के बारे में जानें। सो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इट इज़ अ मिनी रत्न कैटेगरी 1। या आप जब भी किसी इस तरीके की एजेंसी के बारे में पढ़ते होंगे, और भी हैं, और आप मिनी रत्न, महारत्न ये देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये कैटेगराइज किया क्यों गया है। ठीक है, इसको तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कैटेगरी में जाने की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और उसके फ़ायदे हैं, तो वो फ़ायदों की वजह से कैटेगराइज किया जाता है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल ब्रॉटअप के लिए फ़ायदे दिए जाते हैं। एजेंसी की अपनी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से उन्हें पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला जाता है। मिनी रत्न में 2 कैटेगरी है, ये मिनी रत्न की फर्स्ट कैटेगरी में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये हमारा किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1987 एज अ नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे। It is engaged in promoting, developing and providing financial assistance for projects related to new and renewable source of energy and energy efficiency conservation. आज मुझे पता है सेशन काफ़ी लंबा होने वाला है, बट आई हैव नो चॉइस टू डू बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी डिटेल में कवर करनी ही थी। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको ये चैनल पे से ही कोई वीडियो देखने के बाद दूसरा भी कहीं सर्च आउट करना पड़े तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा और आप अपने अंदर धैर्य बनाए रखिए ताकि हम इस चीज़ों को कवर कर सकें।
4 से 5 न्यूज़, 3 से 4 न्यूज़ और हैं। प्रलय मिसाइल। प्रलय एक तरीके का शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है विद अ रेंज ऑफ 350 टू 500 किलोमीटर। देखने जाए तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स सभी को अच्छा खासा वेटेज दिया गया है, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप एक्सरसाइज मिसाइल्स वगैरह जितने भी आते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ें, समझें। सो डू रिमेंबर दैट इट इज़ अ शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल. It has a payload capacity of 500 to 1000 किलोग्राम and is powered by solid fuel. डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा टू मीट कंट्रीज डिफेंस रिक्वायरमेंट अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल, दोनों ही पाकिस्तान और चाइना से बचने के लिए। इसके फीचर समझ लेते हैं अच्छे से। प्रलय मिसाइल नेवर लीव्स द एटमॉस्फेयर, ध्यान में रखिएगा ये एटमॉस्फेयर को कभी लीव नहीं करता है, एंड फॉलो अ फ्लैट ट्रेजेक्ट्री। इट नेवर लीव्स द एटमॉस्फेयर एंड फॉलो अ फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, पावर्ड बाई सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर। द मिसाइल नेविगेट्स टू इट्स टारगेट, ये अपने टारगेट को नेविगेट करता है यूजिंग इनर्शियल गाइडेंस एंड कैन बी कंट्रोल थ्रू आउट इट्स फ्लाइट। सो एक तरीके का कंट्रोल फ्लाइट रेंज माना जा सकता है। द प्रलय मिसाइल कैन बी इक्विप्ड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉरहेड्स इंक्लूडिंग pre-fragmented, monolithic penetration, cum blast, and submunition penetration cum blast warheads. अब हम बात करने वाले हैं नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में। द नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स एम टू डॉक्यूमेंट, कंजर्व, डिजिटाइज एंड डिसमिनेट इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2003 में। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर कल्चर मिनिस्ट्री, तो ये कल्चर मिनिस्ट्री के तहत आता है। मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं, तो बहुत ही वैरायटी ऑफ थीम्स, टेक्सचर, एस्थेटिक, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, कैलीग्राफिस, एल्यूमिनेशंस, इलस्ट्रेशंस कवर किए जाते हैं। जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स अभी तक पाए गए हैं उसमें से 75% संस्कृत में पाए गए हैं, एंड देयर आर 25% इन रीजनल लैंग्वेजेस। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट का मोटो है कंजर्विंग द पास्ट फॉर फ्यूचर, एंड दैट्स वाई वी आर कंजर्विंग द डॉक्यूमेंट्स, द मैन्यूस्क्रिप्ट दैट वी हैव गॉट। एंड ये काफ़ी अच्छा भी है ताकि आगे आने वाले जितनी भी जनरेशन है वो जान सके इन चीज़ों को, प्राउड फील कर सके, गर्व